नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक हमने पिछले व्याख्यानों में अलाउद्दीन खिलजी को हम पढ़ रहे हैं और उसकी राजस्थान विजय, गुजरात विजय, मालवा विजय आदि पढ़ी। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत विजय के बारे में आज बात करेंगे। उत्तरी भारत को जीतने की और जीतने के पश्चात उस पर शासन करने की जो अलाउद्दीन खिलजी की अभिलाषा थी वो अब पूर्ण हो गई थी और वो उस पूरे प्रदेश पर आधिपत्य कर चुका था जिसे उस समय में हिंदुस्तान कहा जाता था। क्योंकि उस समय दक्षिण विजय का जो काम था वो बहुत ही असाध्य या दुसाध्य समझा जाता था, क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में विंध्याचल की एक प्रमुख बड़ी पर्वत श्रृंखला थी जिसने भारत को दो भागों में लगभग बांटा हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जानता था कि दक्षिण की प्राकृतिक स्थिति और राजधानी से उसकी दूरी, इन सब बातों से दक्षिण भारत की विजय करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो हार मानने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उसने दक्षिण भारत विजय की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत विजय के लिए उसने जो सेना नायक नियुक्त किया उसका नाम था मलिक काफूर, जो कि नुसरत खान को कैम्बे की लूट से प्राप्त हुआ था। फरिश्ता कहता है कि अलाउद्दीन के पास 4,75,000 की जो सेना थी उसको उत्तर में ऐसा कोई भी व्यक्ति या राजा या शासक नहीं बचा था या साम्राज्य नहीं बचा था जो उसको चुनौती देता। अतः उसने इस सेना को दक्षिण भारत की विजय के लिए काम में लिया। इस समय दक्षिण भारत में 4 विशाल साम्राज्य थे, जिसमें यादवों का साम्राज्य देवगिरी था जो वर्तमान में महाराष्ट्र का प्रदेश था और विंध्याचल पर्वत के लगभग दक्षिण में स्थित था। राजा रामचंद्र देव यहाँ के शासक थे और उत्तर भारत में भी ये विख्यात थे। दूसरा राज्य जो था वो तेलंगाना राज्य का कातकी राज्य था। ये देवगिरी के दक्षिण पूर्व में स्थित था और इसकी राजधानी वारंगल थी। तीसरा जो राज्य था वो देवगिरी के दक्षिण में और तेलंगाना के दक्षिण पश्चिम में होयसल राज्य था जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। और चौथा जो राज्य था वो राज्य सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य था जिसकी राजधानी मदुरा थी और मुस्लिम इतिहासकार इसको माबर राज्य कहते हैं। और पांड्य, वीर पांड्य, सुंदर पांड्य जो थे उनका अलाउद्दीन के समय यहाँ पर शासन था। अब हम क्रमशः एक एक विजय को लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। दक्षिण राज्यों में यद्यपि आपस में संघर्ष होते रहते थे, लेकिन इन संघर्षों में उनकी संपत्ति को लूटा नहीं गया और दक्षिण के जो राज्य थे वो रत्नाभूषणों और स्वर्ण के भंडार थे। फरिश्ता लिखता है कि वहाँ के गरीब लोग भी स्वर्णाभूषण धारण करते थे और अमीर लोग जो थे वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते थे। मुस्लिम इतिहासकार दक्षिण भारत की जो स्वर्ण भंडार था वो कहते हैं कि शताब्दियों से ये एकत्र चला आ रहा था, इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में राजाओं के पास समृद्धि इत्यादि थी और जो यहाँ के शासक थे या जो राजा थे या जो प्रजा थे वो बहुत समृद्ध थी और मुस्लिम आक्रांताओं के लिए या मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए ये एक लोभ का या लालच का कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के अनेक उद्देश्य थे। पहला जो उद्देश्य था वो ये था कि वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी सुल्तान था और दक्षिण भारत की विजय करने की जो उसकी योजना थी या दक्षिण भारत को जो वो जीतना चाहता था उसका पीछे कारण दक्षिण भारत के में जो अपार संपत्ति या भंडार था उसको प्राप्त करने की प्रबल जो उसकी आकांक्षा थी वो थी। और
उसको अपने गुप्तचरों से सूचना मिली थी दक्षिण भारत में कलह हो रहा है और वहाँ की स्थिति दुर्बल है। दूसरी बात कि वो अपने पहले देवगिरी अभियान में जो सामग्री या जो अपार धनराशि या धन संपदा जो वो प्राप्त करके लाया था, उससे उसे सुल्तान बनने में सहायता मिली थी। अतः वो दक्षिण भारत के सामग्री का या संपदा का या धन का लोभ संवरण वो नहीं कर पाया। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत विजय का दूसरा कारण था कि उसके पास लगभग 4,75,000 की जो शक्तिशाली सेना थी और उस सेना को उसको व्यस्त रखना था, क्योंकि मंगोल आक्रमण लगभग लगभग समाप्त हो गए थे और उस अलाउद्दीन के लिए समस्या थी कि इतनी बड़ी सेना को कैसे वो क्रियाशील रखे। तीसरा जो कारण था वो दक्षिण भारत से धन सामग्री प्राप्त करना था ताकि वो अपनी पूरी बड़ी सेना का भरण पोषण या उनका खर्चा वो उठा सके। एक अन्य कारण जो इसमें विद्वानों द्वारा बताया गया है वो यह है कि 1302 के आसपास जो बंगाल और वारंगल विजय के लिए सेना भेजी गई थी वो असफल रही थी और अपने नवीन प्रयास के द्वारा अलाउद्दीन उस घटना की कालिमा को धोना चाहता था। अन्य कारण तत्कालीन इतिहास का साहित्यकारों ने जो बताया है वो ये बताया है कि गुजरात के राजा कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी जो उस समय शाही अरब में शामिल थी, उसने अपनी पुत्री देवल देवी से मिलने के लिए इच्छा व्यक्त की थी। इसको अलाउद्दीन पूरा करना चाहता था और मुख्य कारण जो माना जाता है वो माना जाता है कि देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के द्वारा कुछ वर्षों से सुल्तान को वार्षिक कर देना बंद कर दिया था और उसको दंडित करने के लिए और दक्षिण भारत को आक्रमण कर अपनी तरफ मिलाने के लिए ये जो आक्रमण था वो किया गया। ये इसके अलावा हम देखते हैं कि दक्षिण भारत पर आक्रमण और दक्षिण भारत की जो नीति थी वो और उत्तर भारत की जो नीति थी उसमें काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि दक्षिण भारत को जीतने का उद्देश्य उसको साम्राज्य में या सल्तनत में मिलाना नहीं था, अपितु उनको धन और वार्षिक कर देने के लिए बाध्य करना था और उनकी जो अतिल सामग्री या धन संपदा सोना चांदी रत्न हीरे जवाहरात जो उनके पास थे उनको प्राप्त करना अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य था। इसलिए जिन राजाओं ने कर देने की बात स्वीकार कर ली उनसे संधियां कर ली गई। तो दक्षिण भारत की विजय की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो दक्षिण भारत में जिस राज्य को जीता गया वो राज्य था देवगिरी। तो देवगिरी विजय जो की गई थी वो लगभग 1307-1308 में ये विजय की गई थी और कारण जो बताया गया था वो था कि अलाउद्दीन खिलजी को राजा देवगिरी के जो राजा थे उनके द्वारा रामचंद्र देव इनका नाम था, उनके द्वारा वार्षिक कर भेजना कम बंद कर दिया था। ये वो कर था जो 1296 में अलाउद्दीन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद में दिल्ली को भेजने का राजा रामचंद्र देव द्वारा वचन दिया गया था। जब इस कर को भेजने के लिए मना कर दिया या जब इस कर को भेजना बंद कर दिया तब अलाउद्दीन खिलजी ने 1307-8 में अपने सेवक मलिक काफूर के साथ 30,000 सैनिकों की एक विशाल सेना भेजी, जिन लोगों ने रामचंद्र देव पर हमला किया या उसको कर देने के लिए बाध्य किया। एक अन्य कारण जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि अलाउद्दीन रामचंद्र देव से इसलिए भी खफा था या नाराज़ था कि उसने गुजरात के शासक जो था राय कर्ण बघेल उसको अपने यहाँ शरण दी थी और इसलिए जो सेना भेजी गई उसमें ऐन मुल्क मुल्तानी,
गुजरात के सूबेदार अल्प खान आदि को मलिक काफूर के साथ में दक्षिण आक्रमण के लिए भेजा गया। मालवा को पार करने के पश्चात मलिक काफूर ने रायकर्ण को कहा कि वो उसकी पुत्री को शाही सेना को सौंप दे, लेकिन रायकर्ण ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और युद्ध की तैयारी में लग गया और साथ ही राजकुमारी देवल देवी को भिल्लम के अधीन कुछ रक्षकों के साथ में देवगिरी के लिए रवाना कर दिया। ये भिल्लम जो था ये सिंघन देव का छोटा भाई था और सिंघन देव जो था वो राजा रामचंद्र देव का बेटा था, जिससे कि देवल देवी की विवाह का प्रयास रामचंद्र देव कर रहा था, लेकिन कर्ण बघेल के द्वारा अभी तक इस प्रस्ताव को टाला जा रहा था, क्योंकि वो मानता था कि मराठा जो हैं या रामचंद्र देव जिस उसके हैं मराठा जाति के, वो जाति कर्ण बघेल से हीन है। लेकिन जब उसके बिल्कुल सर पे आ गई तब उसने इस संबंध के लिए वो राजी हो गया और राजकुमारी देवल देवी को सिंघन देव के साथ में देवगिरी भेज दिया गया। लेकिन संयोग की बात है कि रास्ते में ये जो ये देवल देवी जो थी वो अल्प खान और उसके सैनिकों के हाथ में पड़ गई और उसको वहाँ से पकड़कर दिल्ली भेज दिया गया, जहाँ पर राजकुमार खिज्र खान से उसका विवाह करा दिया गया। शाही सेना ने देवगिरी पर आक्रमण किया। चूँकि रामचंद्र देव युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था, इसलिए वह युद्ध में पराजित हुआ। काफूर ने पूरे देवगिरी प्रदेश को उजाड़ दिया, अपार धन संपदा लूटी गई और व्यक्तिगत रूप से सुल्तान के प्रति वफादारी प्रकट करने के लिए रामचंद्र देव को दिल्ली भेज दिया गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव के साथ में बड़ा ही उदारता का व्यवहार किया। उसे 6 माह तक राजधानी में आदरपूर्वक रखा, राय रायन की उपाधि दी और उसको देवगिरी में अपना करद राजा के रूप में वापस भेज दिया गया। साथ ही साथ उसको गुजरात में नवसारी की जागीर भी दी गई। देवगिरी के शासक के प्रति जो अलाउद्दीन खिलजी का व्यवहार था वो पूर्णतः कूटनीति से भरा हुआ था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि दक्षिण भारत की जब वो बाकी विजय करेगा तो उसको दक्षिण में पैर रखने के लिए एक जगह चाहिए जो उसको देवगिरी के राज्य के रूप में मिली। देवगिरी के राजा ने बाकी दक्षिण भारतीय राज्यों पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन की दिलो जान से सेवा की। इसके अलावा रामचंद्र देव पूरे समय दक्षिण में अलाउद्दीन का निष्ठावान बना रहा। उसने अलाउद्दीन की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया और जीवन भर वो जब तक जीवित रहा तब तक वो नियमित रूप से कर भेजता रहा। इस प्रकार अलाउद्दीन का पहला जो आक्रमण था दक्षिण का अभियान था, शासक के रूप में यद्यपि ये पहला अभियान था, बाकी शासक जब वो नहीं था या जब जलालुद्दीन की उसका चाचा जब शासक था तब वो एक बार इसको जीत चुका था, लेकिन शासक के रूप में दक्षिण भारत का उसका ये अभियान बहुत ही सफल अभियान रहा। आर्थिक दृष्टि से भी और राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी। आर्थिक दृष्टि से काफ़ी सारा उसको लाभ प्राप्त हुआ, राजनीतिक दृष्टि से देवगिरी का शासक उसका करद बन गया। इसके अलावा कूटनीतिक दृष्टि से भी जब भी दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया तब ये राज्य या देवगिरी का राज्य अलाउद्दीन के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। अलाउद्दीन का दूसरा जो अभियान रहा वो रहा वारंगल पर अभियान, जो कि 1309-1310 में किया गया। इसके बारे में अब हम अगले लेक्चर में बात करें। धन्यवाद।